हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज हम नए जो टॉपिक है उत्तराखंड इतिहास का बात कर रहे हैं, आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल में हमने इससे पहले जो था आदि ऐतिहासिक कालीन इतिहास होता उत्तराखंड का, वहाँ पर हमें उत्तराखंड के जो वर्णन जो मिलता है, यानी कि उत्तराखंड के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस किस चीज़ से मिलती है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। जहाँ पर हमने यहाँ पे देखा था कि ऋग्वेद में, जैसे हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि मनुष्य की पूर्ण भूमि वगैरह कहा गया है। और स्कंद पुराण ऋग्वेद हो गया, पुराणों में स्कंद पुराण में, और महाभारत में इसका वन पर, महाभारत के वन पर्व में अनेक और जगह पर इसका उल्लेख मिलता है उत्तराखंड का। वहाँ पे हमने गढ़वाल के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, जहाँ पे गढ़वाल में हमने देखा था कि जैसे कि कुबेर की राजधानी जो थी अलकापुरी, बाणासुर का किला जो हो गया, ठीक है, बाणासुर का किला जो आपका है, या सुबाहु की राजधानी जो थी, है ना, श्रीनगर जो थी, और जो राजा विराट की राजधानी जो थी। तो अनेक चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी, गढ़वाल का जो इतिहास जो था इसके बारे में, गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। आज हम इसमें बात करने वाले हैं कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। तो कुमाऊं क्षेत्र जो है इसमें हम पढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र का इतिहास जो है वो आदि ऐतिहासिक कालीन इतिहास जो है वो किस प्रकार का रहा है और इसका हमें कैसे वर्णन मिलता है। तो कुमाऊं का प्राचीन नाम जो है वो क्या है, प्राचीन नाम जो मिलता है स्कंद पुराण के अनुसार इसका नाम क्या था, मानसखंड। स्कंद पुराण के अनुसार मानसखंड जो है वो कुमाऊं का प्राचीन नाम है। साथ ही कूर्मांचल भी इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। कूर्मांचल जो नाम है वो किससे पड़ा हुआ है, कूर्मांचल, कूर्मांचल नाम भी इसको कहा जाता है, कूर्मांचल नाम मिलता है। तो चंपावत का जो क्रांतेश्वर पर्वत है, चंपावत का क्रांतेश्वर पर्वत, चंपावत में स्थित जो है क्रांतेश्वर पर्वत, चंपावत का क्रांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कच्छपावतार होता है। कच्छपावतार। तो भगवान विष्णु का जो क्रांतेश्वर पर्वत, यानी कि चंपावत में जो क्रांतेश्वर पर्वत है वहां पर भगवान विष्णु का कच्छपावतार या कूर्मावतार की कहानी जो है वो पता चलती है कि भगवान विष्णु का जो कच्छप अवतार जो था या कूर्म अवतार जो था वो चंपावत में स्थित क्रांतेश्वर पर्वत पर हुआ था। और इसी कूर्मावतार के नाम पर इस जगह को कूर्मांचल कहा गया है। इसी कूर्मावतार जो हुआ था भगवान विष्णु का, उसी के नाम पर कुमाऊं को कूर्मांचल यहाँ पे कहा गया है। और यही जो कूर्मांचल जो था, संस्कृत में इसको कूर्मांचल कहा गया, और बाद में यही जो था वो प्राकृत भाषा में, यानी कि ये कूर्मांचल जो था इसी के बाद में जब प्राकृत भाषा में, यानी कि जब प्राकृत भाषा में इसको क्या कहा गया, कुमु कहा गया। क्या कहा गया, कुमु कहा गया। और यही शब्द जो है आगे चलकर जो है हिंदी में जो क्या कुमाऊं बन गया। तो कुमाऊं का नाम कैसे पड़ा है ये चीज आपने अभी जानी। कूर्मांचल जो है, यानी कि जो मानसखंड जो है वो कुमाऊं को कहा गया है स्कंद पुराण में। और जो कुमाऊं यानी कि गढ़वाल में जो हरिद्वार से लेकर हरिद्वार से लेकर जो हिमालय तक का क्षेत्र जो है वो आपका गढ़वाल का जो यानी कि केदारखंड कहलाता है। जबकि मानसखंड जो होता है, मानसखंड आपका क्या कहलाता है, वो नंदागिरी से लेकर और कालगिरी तक का क्षेत्र जो होता है वो आपका मानसखंड के नाम से जाना जाता है। मानसखंड में ही आपका मानसखंड और कूर्मांचल नाम मिलता है। कूर्मांचल नाम क्यों पड़ा है, तो कूर्मांचल नाम यानी कि चंपावत कैसे कहा जाता है कि चंपावत का जो क्रांतेश्वर पर्वत है वहां पर भगवान विष्णु का कूर्म अवतार या कच्छपा अवतार हुआ था। कूर्मावतार के नाम पर ही इस जगह का नाम कूर्मांचल पड़ गया। बाद में यही कूर्मांचल, संस्कृत भाषा का शब्द कूर्मांचल जो था वही आगे चलकर प्राकृत भाषा में कुमाऊं बन गया। और फिर यही कुमाऊं जो कुमु शब्द जो था वो आगे चलकर हिंदी में कुमाऊं के नाम से जाना गया। तो यानी कि फिर कुमाऊं नाम इसका पड़ा। तो ये था कुमाऊं क्षेत्र में। कुमाऊं क्षेत्र में जो यानी कि स्कंद पुराण का जो मानसखंड जो है इसमें इसका वर्णन मिलता है कुमाऊं क्षेत्र का, जहाँ पर राजा जन्मेजय के साथ संवाद जो मिलता है, और जहाँ पर पौराणिक के जो सूत पौराणिक के बीच का जो वर्णन मिलता है या जो संवाद होता है वो जो स्टार्ट होता है वो राजा जन्मेजय के साथ स्टार्ट होता है स्कंद पुराण में। जब स्कंद पुराण की कथा में इन चीजों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इस समय यानी कि जो वायु पुराण और ब्रह्म पुराण अगर हम बात करें, जिसके और जो हमारे जो है पुराण में वायु पुराण जो है, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण, वायुपुराण के बारे में मैंने आपको उत्तराखंड जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया था तो वायुपुराण जो है वो किससे संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। तो वायुपुराण जो है और ब्रह्म पुराण जो है इसके अनुसार कुमाऊं में जो था उस समय जो था वो अनेक यहाँ पर जनजातियां रहती थी, जैसे कि किरात हो गया, किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व,
नाग आदि जो यहाँ पे जनजातियां जो था या जो जातियों का यहाँ पर निवास हुआ करता था कुमाऊं क्षेत्र में, किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग, ठीक है, किन्नर, तो ये जो था इनकी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर निवास हुआ करता था। कहाँ पर? कुमाऊं क्षेत्र में है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, जिसमें से जो अल्मोड़ा का जाखन मंदिर जो है, अल्मोड़ा में से जाखन मंदिर जो है, जाखन मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के जाखन मंदिर से हमें यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। यक्षों के निवास की पुष्टि क्या होती है? अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से हमें यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। वहीं कुमाऊं में स्थित नाग मंदिरों से, यानी कुमाऊं में स्थित जैसे कि बीनाग, बेरीनाग जो आपका पिथौरागढ़ में है, बीनाग या बेरीनाग, काली नाग, पिंगल नाग, बासुकी नाग आदि जो नाग मंदिर जो है, उससे हमें यहाँ पर यानी कुमाऊं में नाग वंश के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, उनके द्वारा जो बनाया गया मंदिर है उससे पता चलता है कि यहाँ पे नाग जाति जो है वो निवास करती थी। किससे? पिथौरागढ़ में स्थित मंदिर जो है, कौन कौन से मंदिर स्थित है नागवंश के? बीनाग, बेरीनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, बासुकीनाग। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ा जो है वो बेरीनाग जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, जिससे हमें यहाँ पे कुमाऊं के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुमाऊं के इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? कुमाऊं के इतिहास के बारे में जानकारी स्कंद पुराण से मिलती है, और स्कंद पुराण के मानस खंड से मिलती है। स्कंद पुराण का मानस खंड जो है वो नंदा देवी से कालगिरी तक के क्षेत्र को स्कंद पुराण में मानस खंड के नाम से जाना गया है। साथ ही इसमें हमें कूर्मांचल शब्द का प्रयोग किया गया है। कूर्मांचल शब्द जो है उससे क्या होता है कि जो कूर्मांचल शब्द जो है, चंपावत का जो क्रांतिशर पर्वत है, चंपावत के क्रांतिशर पर्वत पर भगवान विष्णु का कच्छपावतार या कूर्मावतार हुआ था। और जब यहाँ पर कूर्मावतार हुआ तो इस जो क्षेत्र को कूर्मांचल कहा गया, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा के कूर्मांचल शब्द से ही बाद में यही शब्द आगे प्राकृत भाषा में, यानी कि जब बौद्ध धर्म वगैरह आते हैं, प्राकृत भाषा में कुमाऊं बना, और यही कुमाऊं शब्द, कुमु शब्द जो है वो आगे हिंदी में कुमाऊं बन गया। इसके बारे में जानकारी जो हमें वायुपुराण और ब्रह्मपुराण से मिलती है। कुमाऊं के बारे में जानकारी वायुपुराण और ब्रह्मपुराण से पता चलता है कि कुमाऊं क्षेत्र में उस समय किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग जो है आदि जनजातियों या जातियों का यहाँ पर निवास हुआ करता था, या शासन हुआ करता है। निवास शासन की बात है, निवास हुआ करता था, जैसे शासन तो नहीं, निवास हुआ करता था, जिसमें से हमें यक्षों के निवास की पुष्टि होती है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से, जबकि नागवंश की जो निवास की पुष्टि हमें जो होती है वो होती है कुमाऊं में स्थित विभिन्न नाग मंदिरों से। विभिन्न नाग मंदिरों में जैसे कि आपके पास पिथौरागढ़ में स्थित है बेनाग, बेरीनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, बासुकीनाग, जो आदि नाग मंदिरों से इसकी यहाँ पे पुष्टि होती है। ठीक है, मानस खंड के अनुसार अगर हम बात करें, मानस खंड के अनुसार ही यहाँ पे भगवान शिव ने जो यहाँ पे तपस्या की थी जागेश्वर में। ठीक है, जो उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है इसको, बागेश्वर जो है, जागेश्वर। ठीक है, जागेश्वर मंदिर। स्कंद पुराण के मानस खंड से हमें पता चलता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर, यानी कि जागेश्वर मंदिर में भगवान शिव ने तपस्या की थी, और उनके पुत्र जो है कार्तिकेय जी का जन्म जो था वो यहाँ पर हुआ था, जिसके नाम पर इस जो क्षेत्र जो इसका नाम कार्तिकेयपुर भी जाना जाता है। ठीक है, हम आगे कार्तिकेयपुर वंश के बारे में बताएंगे, तो वही चीज यहाँ पे मिल जाती है। महाभारत के जो वन पर्व में है, जो अगर बात करें महाभारत के वन पर्व में, तो वहाँ पर ऋषि धौम्य जो है को जो भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बता रहे हैं। महाभारत वन पर्व के अनुसार जो है, जो महाभारत के जो वन पर्व है उसमें जो ऋषि धौम्य जो है वो युधिष्ठिर को भारत में स्थित अनेक तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं, जहाँ पर कूर्मांचल या जागेश्वर मंदिर का उल्लेख भी वहाँ पर वो करते हैं। ठीक है, इसी में अगर बात करें तो अन्य जो इसमें है, तो जो इसके नाम जो है हम आगे पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग नामों से इसको एमपी उत्तराखंड को अलग अलग नाम कहा गया है। तो उसी में बौद्ध गया में है पुरुषोत्तम सिंह का एक अभिलेख मिलता है। पुरुषोत्तम सिंह के अभिलेख में आपको मिलती है जो जानकारी मिलती है, कुमाऊं को कामादेश नाम वहाँ पे कहा गया है। कुमाऊं को कामादेश नाम कहा गया है, कहाँ पर? पुरुषोत्तम सिंह के बौद्ध गया अभिलेख में। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो जानकारी जो थी वो हमने देखा यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुफाओं से लेकर होती है ना, गुफाओं में, शिलालेखों में, और इनसे कई चीजों से हमें उत्तराखंड के इतिहास की पुष्टि होती है कि उत्तराखंड का इतिहास कैसा रहा होगा, जिसकी हमें जानकारी मिलती है। तो अब हम पढ़ते हैं शिलालेखों के बारे में। ठीक है, शिलालेख उत्तराखंड में स्थित शिलालेख जो है उनके बारे में हम देखेंगे।
शिलालेखों में आपके पास आ जाते हैं जैसे कि कालसी शिलालेख है, कालसी शिलालेख है, ठीक है, लाखामंडल है, कालसी शिलालेख, लाखामंडल शिलालेख और सिरौली, सिरौली और माणा। तो इन स्थानों से जो है वो प्राचीन कालीन जो है इतिहास यानी कि जो थे यानी कि शिलालेख जो मिलते हैं, जिनसे हमें उत्तराखंड की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, जहां से आपके पास लाखामंडल और कालसी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही गुफा मंदिर जो है यानी गुफाओं से जो है या गुफाओं के अंदरों से भी, जो गुफाओं के अंदर से हमें दीवार लेख भी यहाँ पे मिले हुए हैं, जिससे तत्कालीन आदि ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक जो है इतिहास की इतिहास की यहाँ पे जानकारी मिलती है। जैसे कि दीवारों पर लिखे लेख कहाँ से मिलते हैं, दीवारों पर लिखे लेख मिलते हैं देवप्रयाग से और कल्पनाथ से, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं, कल्पनाथ से, देवप्रयाग से और कल्पनाथ से हमें दीवारों के अंदर, दीवारों पर यानी कि गुफाओं के अंदर जो है दीवारों पर लिखे हुए लेख की यहाँ पे जानकारी मिलती है। साथ ही यहाँ पर जो नैनीताल और बड़ा वाला जो है, यहाँ से हमें ईंट पर लिखे हुए लेख मिलते हैं, ईंट पर लिखे लेख। तो ईंट पर कौन कौन से कैसे लेख लिखे हुए हैं, कि ईंट पर जो लिखी गई चीजें हैं वो आपके मिलते हैं नैनीताल से मिलती है, नैनीताल से और बड़ा वाला से मिलता है, ठीक है, बड़ा वाला से मिलता है। ये शिलालेख है आपके पास, शिलालेख, स्तंभलेख, ये सभी हमारे जो होते हैं वो भारत की ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल, जहाँ पर भारत का जो इतिहास जो था वो लिखित रूप से नहीं था, लेकिन इन चीज़ों से उससे ऐतिहासिक जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अगला जो हमारे पास आता है त्रिशूल लेख। त्रिशूल लेख जो है, त्रिशूल लेखों से भी हमें जानकारी मिलती है। तो त्रिशूल लेख जो मिलते हैं, तो त्रिशूल लेख हमें मिले हुए हैं गोपेश्वर से मिला हुआ है, गोपेश्वर से मिला हुआ है और बाराहाट से मिला हुआ है, बाराहाट से मिला हुआ है, ठीक है। बाराहाट जो मिला हुआ, जो बाराहाट से मिला जो लेख जो है, शिलालेख जो है, त्रिशूल लेख है, वो शंख लिपि में लिखा गया। कौन सी लिपि में लिखा गया है, शंख लिपि में लिखा गया है। और 6वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास के ये यहाँ पे मिलते हैं, 6वीं और 12वीं शताब्दी की। तो 6वीं शताब्दी का जो यहाँ पे गोपेश्वर जो मिलता है वो रुद्रशिव मंदिर में जो है वो गणपति नाग का है, ठीक है। तो हम गोपीनाथ मंदिर जो है तो उसको बोलते हैं रुद्रशिव मंदिर। रुद्रशिव मंदिर क्या है कि भगवान का जो रौद्र स्वरूप जो है रुद्रनाथ, तो रुद्रनाथ का जो शीतकालीन जो स्थल हुआ है वो कहाँ पर है, गोपेश्वर में है। तो गोपेश्वर का जो रुद्र हिमालय जो है वहां पर हमें गणपति नाग का लेख मिलता है, त्रिशूल लेख मिलता है गणपति नाग का। और वहीं अगर बाराहाट की बात करें, ये छठी सदी का है, तो बाराहाट की बात करें तो 12वीं सदी का ये लेख मिलता है, जो बाराहाट में है 12वीं सदी का मिलता है। और ये है अशोक चंद्र का। अशोक चंद्र ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था, गढ़वाल पर जब आक्रमण करता है नेपाल, अभी हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, ठीक है। नेपाल का शासक था अशोक चंद्र, 1191 में उसने क्या किया था, गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो उसकी जानकारी मिलती है और उससे हमें किससे मिलता है, त्रिशूल लेखों से उसकी जानकारी मिलती है। त्रिशूल लेख जो है वो 12वीं शताब्दी का अशोक चंद्र का है और जो कि बाराहाट में है, बाराहाट की शंख लिपि में लिखा गया है। गोपेश्वर में जो है वो गणपति नाग का है, वो 6वीं शताब्दी से पूर्व है। कहाँ पर है गणपति नाग का, ये गोपेश्वर जो शंख त्रिशूल लेख है वो आपका है रुद्रनाथ मंदिर जो है, यानी गोपीनाथ मंदिर, ठीक है। रुद्रनाथ का जो शीतकालीन प्रवास स्थल है गोपीनाथ, वहां पर ये मंदिर में जो है गणपति नाग का यहाँ पर त्रिशूल लेख मिलता है, ठीक है। कुषाणकालीन देखिए, अब ये लेख जो हमारे पास है, इस लेख के बारे में आगे पढ़ें तो जो लेखों में आपके पास शिलालेख हो गया, आपके पास जैसे शिलालेख हो गया, दीवारों पर लेख लिखे गए हैं, ठीक है। तो त्रिशूल लेख हो गया आपके पास, जहाँ जहाँ पे इनके द्वारा लेखनीय जो चीजें लेख जो मिले हैं, ठीक है। मुद्रा लेख मिलते हैं, 3री शताब्दी के मुद्रा लेख यहाँ पे मिले हुए हैं। तो मुद्राओं पर लिखे लेख जो हैं मुद्रा लेख, जो कि आपके हैं 3री शताब्दी के। और 3री शताब्दी के जो मुद्रा लेख मिलते हैं वो मिलते हैं मोर ध्वज से। कहाँ से मिलते हैं, मोर ध्वज से मिलते हैं। और मोर ध्वज जो है वो प्राचीन नाम है कोटद्वार का। किसका प्राचीन नाम है, कोटद्वार का प्राचीन नाम है मोर ध्वज, ठीक है। अगला अगर हमें बात करें, अगली आपकी जो हमारे पास आता है मूर्ति पीठिका लेख, ठीक है। मूर्ति पीठिका लेख, मूर्ति पीठिका लेख। तो मूर्ति पीठिका लेख जो आपके मिलते हैं, जो मूर्ति पीठिका लेख जो मिले हुए हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो आपके मिले हुए हैं मूर्ति पीठिका लेख जो मिले हैं वो देवलगढ़ और कौलसारी से मिले हुए हैं। देवलगढ़ यानी कि जो देवलगढ़ और कौलसारी से मिले हुए हैं। देवलगढ़ ये वही देवलगढ़ है जिसकी स्थापना किसने की थी, राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, अजय पाल ने बनाया था इसको राजधानी, ठीक है। अजय पाल ने इसको राजधानी बनाया था। पहले चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, देवलगढ़ से फिर कहाँ लेके आया था, श्रीनगर लेके आया था।
तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में देवलगढ़ फिर डिस्कशन होगा हमारा। ठीक है, जब हम गढ़ों के बारे 52 गढ़ों के बारे में पढ़ेंगे, परमार वंश के बारे में, तब आप देवलगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो कौलसाई और देवलगढ़ में जो है वो आपको क्या मिलता है, मूर्ति पीठिका लेख मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगला यहाँ पे मूर्ति पीठिका लेख के साथ साथ अन्य जो लेख यहाँ पे मिलते हैं, तो जैसे जौनसर बाबर क्षेत्र में जो लाखा मंडल जो है, यानी कि लाखा मंडल से हमें रानी ईश्वरा के भी लेख मिलते हैं। रानी ईश्वरा के लेख जो हमें लाखा मंडल से मिलते हैं। ईश्वरा, रानी ईश्वरा के जो लेख जो है वो हमें मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, रानी ईश्वरा के लेख मिलते हैं लाखा मंडल से। लाखा मंडल कहाँ है, देहरादून में जौनसर बाबर क्षेत्र जो है वहां पर स्थित है लाखा मंडल। लाखा मंडल जो है, जो पांडवों को मारने के लिए कहते हैं कि कौरवों के द्वारा जो लाख का घर बनाया गया था, और यहाँ पर जो है अनेक जो है वो खंडित मुद्रा में यानी कि अनेक मूर्ति यहाँ पे मिलती है लाखा मंडल में। और लाखा मंडल जो है यहाँ पर से एक लेख मिलता है जो रानी ईश्वरा का लेख है, जिस लेख से इस क्षेत्र में यदुओं के निवास की पुष्टि होती है कि यानी कि जो यमुना उपत्यका जो क्षेत्र जो था, या यमुना के आसपास का जो क्षेत्र जो था, वहाँ पर यदुओं का शासन हुआ करता था। तो इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, यदुओं के शासन की जानकारी मिलती है। किससे, लाखा मंडल में स्थित जो लेख है। ठीक है, लाखा मंडल में स्थित राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख है, उससे हमें यदुओं के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, लाखा मंडल के साथ साथ ही जब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगला जो हमारे पास यहाँ पे है लाखा मंडल की यहाँ पे हमें इससे जानकारी मिलती है, रानी ईश्वरा के लेख के बारे में इसकी जानकारी मिलती है, जहाँ पे हमें यदुओं के निवास की पुष्टि होती है। ठीक है, कार्तिकेयपुर के भी हमें यहाँ पे शिलालेख मिलते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश के शिलालेख हमें मिलते हैं। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शिलालेख मिलते हैं हमें कार्तिकेयपुर। तो कार्तिकेयपुर के कुल मिला के कार्तिकेयपुर राजवंश के हमें 9 शिलालेख मिलते हैं, जो कि कुटिला लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अलग अलग जगह से हमें मिलते हैं। तो जैसे कि आपके पांडुकेश्वर से मिलते हैं। ठीक है, पांडुकेश्वर से मिलते हैं, पांडुकेश्वर से मिलते हैं। तो पांडुकेश्वर से मिले हैं। ठीक है, पांडुकेश्वर हो गया, कंडारा हो गया, बैजनाथ हो गया, कंडारा हो गया, बैजनाथ हो गया, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ हो गया। ठीक है, और बागेश्वर हो गया, बालेश्वर मंदिर हो गया, बागेश्वर, बालेश्वर मंदिर, भूदेव का जो आपके पास मिलता है बालेश्वर मंदिर का लेख। ठीक है, तो हम इसके बारे में ये चीज हमें अभी कुटिला लिपि सॉरी जो कार्तिकेय राजवंश पढ़ेंगे, चंद्रवंश पढ़ेंगे, वहां पे भी इनका डिस्कशन होगा हमारे पास। ठीक है, तो इन स्थानों से जो है वो कार्तिकेयपुर के हमें शिलालेख मिले हैं, जैसे कि 4 जो है वो आपके कहाँ से मिले हुए हैं, पांडुकेश्वर से हमें 4 अभिलेख मिले हैं या शिलालेख मिले हैं कार्तिकेयपुर राजाओं से संबंधित। ताम्रपत्र या शिलालेख, ताम्रपत्र या शिलालेख बोल सकते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश जो है ताम्रपत्र भी है यहाँ पे, ताम्रपत्र या शिलालेख इसको बोल सकते हैं, है ना। ताम्रपत्र भी है, शिलालेख भी है। शिलालेख, ताम्रपत्र और शिलालेख जो है हमें मिलते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए। कार्तिकेयपुर राजाओं के 4 आपके कहाँ से मिलेंगे, आपके पांडुकेश्वर से मिलेंगे, और एक आपका कंडारा से मिलेगा, बाकी सबसे हमारे एक एक यहाँ पे ये मिल जाते हैं। तो लगभग 8 से 9 जो है वो यहाँ पर मिलते हैं आपके कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित। ठीक है, तो शिलालेखों से, ताम्रपत्र से भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब जो दूसरे हमारे पास होते हैं सिक्के। अब आते हैं हमारे पास सिक्के। तो सिक्कों से भी हमें उत्तराखंड की आदैतिहासिक कालीन या प्रागैतिहासिक कालीन जो इतिहास है, प्राचीन भारत उत्तराखंड के इतिहास की या प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो जो सिक्के जो यहाँ पे मिले हुए हैं, जैसे कि अल्मोड़ा सिक्के मिले हुए हैं, अल्मोड़ा से जो है वो कुड़िंद सिक्के मिले हुए हैं। क्या है, कुड़िंद सिक्के मिले हुए हैं। और कुड़िंद सिक्के कहाँ से मिले हुए हैं, वो मिले हैं अल्मोड़ा से। कहाँ से मिले हुए हैं, अल्मोड़ा से कुड़िंद सिक्के हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। अल्मोड़ा से जो कुड़िंद सिक्के मिले हुए हैं वो हैं शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, मगभद्र। ठीक है, शिवदत्त के हैं, हरिदत्त के हैं, मगभद्र के हैं। ठीक है, अनेक शासकों के यहाँ पे कुड़िंद वंशीय जो सिक्के जो है यहाँ पे मिले हुए हैं। कुड़िंद शासकों के सिक्के मिले हुए हैं, जो कि अल्मोड़ा सिक्के के नाम से जाने जाते हैं। अल्मोड़ा सिक्के, या कह सकते हैं कुड़िंद शासकों के सिक्के जो आपके मिले हुए हैं, जिसमें शिवदत्त हो गया, हरिदत्त हो गया, शिवपालित हो गया, शिवपालित हो गया, शिवपालित, मगभद्र, गौमित्र। ठीक है, तो अनेक जो है यहाँ पे, जो अनेक लोगों ने यहाँ पर के जो यहाँ पे सिक्के जो यहाँ पे प्राप्त हुए हमें कुड़िंद सिक्कों के नाम से, जिनको हम जानते हैं। और इनकी खोज जो की गई थी, इन सिक्कों की खोज जो की गई थी वो की गई थी 1975 में।
कब की गई थी? 1975 में इनकी खोज की गई थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मुद्राओं की, तो मुद्राएं जो कुनिंद मुद्राएं जो और जगह से मिली हुई हैं, जैसे कि जो है सुमाड़ी से मिली है, मुनि की रेती ऋषिकेश, मुनि की रेती ऋषिकेश टिहरी क्षेत्र जाता है, और सुमाड़ी से भी इसकी जो हमें यहाँ पे मुद्राएं मिली है। उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हमें पढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड का इतिहास कहाँ कहाँ से मिलता है। इससे पहले हमने गढ़वाल क्षेत्र पढ़ा था, जहाँ पर महाभारत के वन पर्व से इनकी गढ़वाल क्षेत्र की जानकारी मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, स्कंद पुराण से मिलती है। ठीक है, तो अनेक जगहों से इसकी जानकारी मिलती है हमें गढ़वाल की, वही हमें फिर कुमाऊं की भी जानकारी मिलती है स्कंद पुराण से। और अन्य जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो तो साहित्यिक तौर पे जो मिलती हैं, और बाकी हमारे पास जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर, जैसे कि सिक्के हो गया, शिलालेख हो गया, तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है उत्तराखंड के इतिहास की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा यहाँ पे कि उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी जो हमें आदिवासी से पहले जो इतिहास जो है वो मिलता है, हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। सबसे पहले तो शिलालेख मिलते हैं, शिलालेख भी मिले हैं, स्तंभ लेख शिलालेख मिले हैं, दीवारों पर लेख मिले हैं, त्रिशूल लेख मिले हुए हैं, ताम्रपत्र भी मिले हुए हैं, ताम्रपत्र शिलालेख मिले हुए हैं, मूर्ति पीठिका लेख मिले हुए हैं, मुद्राओं पर लिखे हुए लेख मिले हुए हैं, और सिक्के यहाँ पे प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? शिलालेख जो है वो कालसी, लाखा मंडल, सिरौली और माणा से मिले हुए हैं। कालसी जो है वो कालसी आपका क्या है? कालसी में स्थित जो है 257 ईस्वी का जो है 257 ईसा पूर्व का अशोक का शिलालेख है कालसी में। इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, कालसी शिलालेख जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका देहरादून में स्थित है। देहरादून में कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। यमुना और टोंस नदी के संगम पर आपका कालसी स्थित है, जहां पर हमें 257 ईसा पूर्व थी 57 बीसी का हमें यहाँ पे एक शिलालेख मिलता है, जो कि मौर्य सम्राट जो है अशोक के समकालीन था, या अशोक ने बनाया था। तो इससे पता चलता है कि जो ये वाला जो एरिया जो था, कुनिंद वंश जो था, वो किसके अंतर्गत आता था? वो आता था अशोक के अंतर्गत, यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंडर में ये आता था। ठीक है, और ये जो स्थित है कालसी, वो कहाँ पर? यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। जो कालसी शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है, और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में इसको लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ के निवासियों को फिर इस में जो लिखा गया, यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है, और यहाँ के लोगों को अपरांत, यानी कि इस क्षेत्र को जो है निवासियों को पुलिंद कहा गया, और इस क्षेत्र को जो है अपरांत कहा गया है। ठीक है, प्राचीन नाम कालसी का प्राचीन नाम है कलकूट और सुधनगर। क्या है? कलकूट और सुधनगर जो था इसकी प्राचीन राजधानी थी, और कुनिंदा की राजधानी भी कालसी हुआ करती थी। ठीक है, और इसकी खोज जो की थी, यानी कि कालसी की जो खोज की थी वो मिस्टर फॉरेट के द्वारा की गई थी 1860 में। ठीक है, तो इसको स्थानीय भाषा में लोग वापस चित्रशिला के नाम से भी जानते हैं। और इसमें अशोक ने ये घोषणा की हुई है कि मैंने, यानी कि अशोक ने घोषणा की गई है कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था जो है वो कर दी है, या चिकित्सा की व्यवस्था की है, और लोगों को हिंसा त्यागने के लिए और अहिंसा को अपनाने की बात जो है वो इस अभिलेख में, कालसी शिलालेख में की गई है। कालसी शिलालेख में की गई है। ठीक है, तो शिलालेख जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? कालसी से मिले हुए हैं, लाखामंडल से, सिरौली और माणा से मिले हुए हैं। दीवारों पर लिखे हुए लेख जो है वो देवप्रयाग से मिले हैं, कल्पनाथ से मिले हुए हैं। ईंट पर लिखे हुए लेख जो है मिले हैं, जिससे हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, नैनीताल से मिले हैं और बड़वाला से मिले हुए हैं, बड़ावाला से। त्रिशूल लेख पे जो लिखे हुए लेख है, त्रिशूल पे लिखे हुए जो लेख है, त्रिशूल लेख जो है वो मिले हैं हमें गोपेश्वर से और बालाहाट से। गोपेश्वर से हमें गणपति नाम का मिला हुआ है 6वीं सदी का, और बालाहाट से हमें संख लिपि में अशोक चल का मिला है 12वीं सदी का। मुद्रा लेख मिले हमें मोर ध्वज से, जो मुद्रा पर लिखे हुए लेख मोर ध्वज से। मूर्ति पीठिका लेख, मूर्ति के पे लिखे हुए लेख जो है वो देवलगढ़ से मिले हैं, कौलसारी से मिले हुए हैं। ताम्रपत्र शिलालेख हमें कार्तिकेयपुर राजाओं के मिलते हैं, जो कि पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ, बागेश्वर, बालेश्वर मंदिर से मिले हुए हैं। साथ ही जो सिक्के हैं कुनिंद वंशीय सिक्के हमें मिले हैं, जो कि कुनिंद वंशीय सिक्कों से भी जानकारी मिलती है उत्तराखंड के इतिहास की, जिनकी खोज 1975 में की गई थी। और जो कुनिंद सिक्के जो है, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के जो है, अल्मोड़ा सिक्के जो है वो है शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और गोमित्र के। ठीक है, साथ ही कुनिंद शासकों जो सिक्के मुनि की रेती और सुमाड़ी से भी प्राप्त हुए हैं। लाखामंडल से हमें रानी ईश्वरा का लेख मिलता है। रानी ईश्वरा के लेख में हमें वहां पर उस क्षेत्र में यदुओं के शासन की पुष्टि वहां पर होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के नाम जो है कहाँ कहाँ पर उत्तराखंड का उल्लेख किस प्रकार से मिलता है। ठीक है, क्लियर है। तो शिलालेख में जो है, अब देखो ये शिलालेख जो है इनमें कुछ नाम मिलते हैं,
उन नामों को थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे पहले, तो कई बार आपके पास क्वेश्चन बन जाता है कि प्रशासन से अगर आपके पास क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ पे कुछ अधिकारियों के या जो समय के जो तत्कालीन प्रशासन रहा होगा, शासन किस प्रकार से वो राजा करते थे, उनके कुछ नाम मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है, उनके नाम मिलते, तो उसको पूरा पहले हटा देते हैं इसको पूरा। इनके अगर हम यहाँ पे नाम देखेंगे तो पल्लिका, शिलालेखों पे जो मिले हुए कुछ नाम है, जैसे कि पल्लिका, पल्लिका, पल्लिका कहा जाता था छोटे गांव को, छोटे ग्राम को क्या कहा जाता था, पल्लिका कहा जाता था, छोटे ग्राम को पल्लिका कहा गया है। ठीक है, महत्तम, छोटे ग्राम को पल्लिका, महत्तम, महत्तम होता था वो ग्राम का शासक होता था, गांव का शासन करने वाला, ग्राम शासक जो होता था वो था पल्लिका, सॉरी महत्तम, महत्तम क्या था, ग्राम शासक था, महत्तम ग्राम शासक था। ठीक है, भृत्य, भृत्य होता था सेवक, भृत्य होता था सेवक, भृत्य होता था सेवक। ठीक है, तालुका, तालुका जो होता था वो थी तहसील, तहसील जब हम प्रेजेंट टाइम में बोलते तहसील तब उसको बोला जाता था तालुका। ठीक है, तालुका तहसील। ठीक है, प्रतिहार, प्रतिहार होता है, प्रतिहार का जो नाम होता है इनके द्वार का रक्षक होता था, प्रतिहार तत्कालीन प्रतिहार बोलते थे, अभी प्रेजेंट टाइम उसको बोलेंगे हम द्वार रक्षक। ठीक है, क्या बोलेंगे, द्वार रक्षक, प्रतिहार। कोटपाल, कोटपाल जो होता था, कोटपाल, कोटपाल होता था गढ़ रक्षक, गढ़ की रक्षा करने वाला होता था कोटपाल, कोटपाल क्या होता था, गढ़ रक्षक होता था। ठीक है, बलाध्यक्ष, बलाध्यक्ष होता था सेना नायक, नाम से पता चला नहीं, बलाध्यक्ष बल का अध्यक्ष है, बल किसके पास है, सेना के पास है, और उसका अध्यक्ष कौन था, सेना नायक था। बल किसके पास है, सेना के पास, और बल का अध्यक्ष, बल का अध्यक्ष यानी कि बलाध्यक्ष, और यानी कि सेना का अध्यक्ष यानी कि सेना नायक हो जाएगा। ठीक है, सेना नायक आपके पास हो जाएगा, बलाध्यक्ष हो गया। अक्ष पटलाधिकृत, अक्ष, अक्ष पटलाधिकृत, अक्ष पटलाधिकृत जो नाम मिलता है वो मिलता है जो भूलेख जो था, यानी कि लेखा परीक्षक जो था, लेखा परीक्षक जो था अक्ष पटलाधिकृत लेखा परीक्षक कहलाता था। ठीक है, लेखा परीक्षक कहलाता था। कुलचारिक, कुलचारिक शब्द मिलता है, कुलचारिक, कुलचारिक शब्द होता था वो आपका मिलता है तहसीलदार के लिए, किसके लिए, तहसीलदार। अभी हम बोलते हैं कुलचारिक तब होता था, अभी हम तहसीलदार बोलते हैं तब होता था कुलचारिक। ठीक है, तहसीलदार। ठीक है, और महादंड नायक होता था, दंडनायक होता था सेनापति, और महादंड नायक, महादंड नायक तो प्रमुख सेनापति या मुख्य सेनापति जो होता था वो आपका होता था महादंड नायक होता था। क्या होता था, महादंड नायक। प्रधान सेनापति या प्रमुख सेनापति, प्रधान सेनापति जो होता था वो आपका महादंड नायक होता था। तो ये जो नाम जो है वो मिले हुए हैं इन शिलालेखों से, जो तत्कालीन चाहे वो कार्तिकेय राजवंश का रहा हो, मौर्यकालीन इतिहास रहा हो, उसके जो प्रशासन जो होता था उसमें किस प्रकार से इन लोगों के या जो प्रशासन जो होता था किस प्रकार से चलाया जाता था। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर विभिन्न ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए क्या किस किस प्रकार से शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो स्थानों का उल्लेख जो मिलता है वो अनेक ग्रंथों में मिलता है, पुराने ग्रंथों में मिलता है, लेकिन उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। तो अलग अलग कथाओं में, पुराणों में इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में उत्तराखंड में जो नदी बहती है अलकनंदा, तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है या अलकनंदा जो है उसका यहाँ पर उल्लेख मिलता है, अलकनंदा का, किसमें, विष्णु पुराण में। दूसरा हमारे पास आता है मत्स्य पुराण, पहला विष्णु पुराण, दूसरा आ गया मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में हमें कैलाश का उल्लेख मिलता है, यानी कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है, और अलकापुरी का। मत्स्य पुराण में हमें क्या मिलता है, कैलाश का उल्लेख मिलता है और अलकापुरी। अलकापुरी क्या थी, अलकापुरी क्या थी, अलकापुरी थी बानासुर की राजधानी हुआ, सॉरी कुबेर की राजधानी, कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी, और मनुष्य का जो पूर्वज रहे हैं मनु, उसका निवास स्थान था अलकापुरी। ठीक है, जहांगीरनामा, जहांगीरनामा से भी हमें मिलती है जानकारी उत्तराखंड की। जहांगीरनामा हम आगे पढ़ेंगे जब
चंद्रवंश, या जब हम आगे पढ़ते हैं परमार वंश, चंद्रवंश पढ़ते हैं, तो उनके बीच, चंदों के बीच और जो उनके बीच संबंध हुआ करता था मुगल साम्राज्य के बीच, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हमें दो राजाओं के नाम मिलते हैं जहांगीर नामों में। एक तो लक्ष्मी चंद का नाम मिलता है। किसका तो नाम मिलता है? लक्ष्मी चंद का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? लक्ष्मी चंद। और दूसरा मिलता है परमार वंश के श्याम शाह का। श्याम शाह का नाम मिलता है जहांगीर नामों में। ठीक है। उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड का फिर से जो उल्लेख मिलता है, चौथा जो हम पढ़ेंगे इसमें, तो हर्षचरित जो है, हर्षचरित में भी इसका नाम मिलता है, जो उसका मिलता है तुषार शैल और श्री पर्वत। ठीक है। हर्षचरित, हर्षचरित जो है इसमें नाम मिलता है तुषार पर्वत, तुषार शैल, है ना। तुषार शैल का यहाँ पे पर्वत मिलता है और श्री पर्वत का यहाँ पे नाम मिलता है। तुषार शैल और श्री पर्वत का यहाँ पर उल्लेख मिलता है किसमें? हर्षचरित में मिलता है। 5 आपके पास है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रप्रदाय की है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसकी है? चंद्रप्रदाय की है। और यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय जो है, यहाँ पे जो पृथ्वीराज रासो जो है वो तृतीय जो है वो इसमें नाम मिलता है कुमाऊँगढ़ का, कुमाऊँ का उल्लेख मिलता है। तो कुमाऊँगढ़ के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। हर्षचरित जो है बाणभट्ट की, हर्षचरित कादंबरी जो है बाणभट्ट की है, तो बाणभट्ट ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है उत्तराखंड के बारे में कि तुषार शैल और श्री पर्वत का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की, जहाँ पर कुमाऊँ का वर्णन किया गया है, कुमाऊँ के बारे में वहाँ पे चर्चा मिलती है। ठीक है। बौद्ध गया जो अभिलेख है, बौद्ध गया अभिलेख जो है, बौद्ध गया अभिलेख, तो बौद्ध गया अभिलेख किसका है? हमने ऊपर पढ़ा था इसका अभिलेख जो है, बौद्ध गया अभिलेख जो है वो है पुरुषोत्तम सिंह का। तो बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊँ के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग किया गया है। कुमाऊँ के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? कामादेश शब्द का प्रयोग किया है पुरुषोत्तम सिंह के बौद्ध गया अभिलेख में। कुमाऊँ के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। मेघदूत, मेघदूत, मेघदूतम जो है वो किसकी रचना है? वो है आपके यानी कि कालिदास की। मेघदूतम हो गया, कुमार संभवम हो गया, रघुवंशम हो गया, विक्रमांकचरितम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। ठीक है। तो ये जो आपकी जो रचनाएं हैं वो किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम या जो मेघदूत जो है किसकी है? कालिदास की है। और मेघदूत में फिर से अलकापुरी का फिर से यहाँ पे उल्लेख मिलता है। अलकापुरी, अलकापुरी का उल्लेख मिलता है। और कनखल, कनखल का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है। हरिद्वार में स्थित कनखल और चमोली में स्थित अलकापुरी। अलकापुरी क्या था? राजा कुबेर की राजधानी थी, या धनपति कुबेर की राजधानी बताई जाती है। और जो मनु जो था उनका निवास स्थान बताया जाता है अलकापुरी। ठीक है। कनखल, कनखल राजा दक्ष की राजधानी हुआ करती थी। राजा दक्ष यानी कि सती जो थी, जो शिव भगवान शिव की पत्नी सती, उनके पिता, तो उनके बारे में आपने सुना होगा जब यज्ञ जब होता है तो उनको नहीं बुलाया जाता है। भगवान शिव जिसे क्रोधित होकर सती जो थी अपना देह त्याग कर देती है उनके यज्ञ में ही। ठीक है। तो इसके बारे में इसे आपने पढ़ी हुई होगी। मेघदूत अलकापुरी और कनखल मेघदूत में मिलता है। ठीक है। मानवोदय काव्य, मानवोदय काव्य जो है आपके पास आता है मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य में जो है वो कूर्मांचल का प्रयोग मिला है। कुमाऊँ के लिए कूर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ है। और मानवोदय काव्य जो है इससे भी हमें वंशावली मिलती है, चंद्रवंश के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रवंश के बारे में जब पढ़ेंगे तो फिर से हमें पढ़ने के लिए मिलेगा यहाँ पर मानवोदय काव्य के बारे में। तो मानवोदय काव्य की जो जानकारी मिलती है, मानवोदय काव्य में ही हमें चंद्रों की वंशावली भी मिलती है। और कूर्मांचल शब्द का भी प्रयोग जो है वो किया गया है। ठीक है। किसके लिए? कुमाऊँ के लिए। रघुवंशम में हमने पढ़ा था कि गढ़वाल के लिए। रघुवंशम में हमें रघुवंशम फिर से आके हमारे पास ये रघुवंश किसकी है? रघुवंशम किसकी है? वो है कालिदास की। और गढ़वाल के लिए, इसके लिए गढ़वाल के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। गौरी गुरु शब्द का प्रयोग रघुवंश में किया गया है, रघुवंशम में किया गया है गढ़वाल के लिए गौरी गुरु शब्द का। ठीक है। रामायण में यानी कि रामायण में भी उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। और रामायण में इसको उत्तर कौशल कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्तर कौशल कहा गया है। उत्तराखंड को किसमें? उत्तर कौशल कहा गया है। बाकी ऋग्वेद में आपने पढ़ा है गढ़वाल क्षेत्र को, जो गढ़वाल क्षेत्र को यानी कि पूरे उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्य की पूर्ण भूमि कहा गया है। जबकि गढ़वाल क्षेत्र को देवभूमि, बद्रिकाश्रम और तपोभूमि के नाम से यहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर पूर्व शब्द मिलता है। ठीक है। अगला जो यहाँ पे है हमारे पास यहाँ पे कुमार संभवम। तो कुमार संभवम जो है ये भी फिर किसकी रचना है? ये भी आपकी किसकी है? कुमार संभवम।
कुमार संभव में रचना किसकी है? ये भी अभी कालिदास की है। तो यहाँ पे शिव पार्वती विवाह का वर्णन मिलता है कुमार संभव में। शिव पार्वती स्थल, विवाह स्थल जो है कौन है? त्रिजुगी नारायण। त्रिजुगी नारायण आपको कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में पड़ता है। और यहाँ पर नागाधिराज का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। नागाधिराज शब्द से भी उल्लेख यहाँ पे मिलता है उत्तराखंड के लिए। ठीक है। वायु पुराण में या जो श्रीमद् भगवत जो है उसमें सरयू और कौशिकी, वायु पुराण में सरयू और कौशिकी का यहाँ पर उल्लेख मिलता है उत्तराखंड के लिए। कौशिकी और सरयू नदी का उल्लेख मिलता है। सरयू नदी आपकी जो है कहाँ पर बहती है? कुमाऊं क्षेत्र में, बागेश्वर क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में ये बहती है। ठीक है। साथ ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में हमें मंदाकिनी और बद्रिकाश्रम का उल्लेख मिलता है। मंदाकिनी नदी और बद्रिकाश्रम का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। बद्रिकाश्रम, कण्वाश्रम आपके दो विद्यापीठ हुआ करते थे आदि ऐतिहासिक काल के समय। ठीक है। या उत्तराखंड में जो प्राचीन उत्तराखंड जो रहा है उसमें दो विद्यापीठ हुआ करते थे, तो इनका उल्लेख हमें मिलता है बद्रिकाश्रम का और मंदाकिनी का विनय पत्रिका में। तो ये जो था आपके पास उत्तराखंड का उल्लेख है। उत्तराखंड के बारे में जो जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, या उत्तराखंड के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अनेक जगह से मिलती है, जिसमें से आपके शिलालेख हो गए, है ना, दीवारों पर उत्कीर्ण लेख हैं, ईंट पर लिखे हुए लेख हैं, ताम्रपत्र से मिलती है, ताम्र उपकरण मिले हुए हैं। ठीक है। मृतभांड जो मिलते हैं, जो सब प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा था, मृतभांड हो गया। गुफाओं में मिले शैल चित्र जो बनते हैं, तो गुफाओं के शैल चित्रों से हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। महाभारत के वन पर्व से उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, जहाँ इनको अनेक शब्दों, अलग अलग शब्दों से किया गया। पुराण से जानकारी मिलती है, पुराण के स्कंद पुराण से मिलती है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड, कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अनेक जगहों से जो है वो उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो जैसे विष्णु पुराण में अलकनंदा का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में कैलाश और अलकापुरी, जहांगीर नामा से में चंद वंश के शासक लक्ष्मीचंद और श्याम शाह के बारे में, परमार वंश का शासक श्याम शाह के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षचरित से में हमें तुलसार शैल और श्री पर्वत का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज रासो में कुमाऊंगढ़ का उल्लेख मिलता है। बोधगया अभिलेख में कामादी शब्द कहा गया है। बोधगया अभिलेख जो है वो किसका? पुरुषोत्तम सिंह का है। विनय पत्रिका तुलसीदास की है, जो कि क्या है? मंदाकिनी और बद्रिकाश्रम का उल्लेख इसमें मिलता है। मेघदूत जो है वो इसके में अलकापुरी, कनखल जो है। मानवदेव काव्य में कूर्मांचल, मानवदेव काव्य में हमें चंद वंश के वंशावली भी पढ़ने के लिए मिलती है। रघुवंश में गढ़वाल के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। रामायण से हमें उत्तर कौशल नाम मिलता है गढ़वाल का। कुमार संभव में हमें शिव पार्वती विवाह और राजाधिराज के नाम से यहाँ पे उल्लेख मिलता है, नागाधिराज। ठीक है। और वायु पुराण में हमें सरयू नदी जो है और कौशिकी, सरयू या कौशिकी का जो हमें यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो ये आपका जो हो जाता है यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल भी खत्म उत्तराखंड का। और ये जो हमें आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास BS ने की बुक है तो BS ने की बुक को ही मैं एक रिफॉर्म तरीके से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। शॉर्टली आपको कैसे सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं और किस किस तरीके से कुछ ट्रिक के माध्यम से या किस तरीके से आपको याद करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। कल से हमारा हो जाएगा उत्तराखंड में स्टार्ट हो जाएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जहाँ पर हम कुलिंद वंश और बाकी के वंशों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कुलिंद वंश, शाक वंश, कुषाण, नागवंश, योधेय वंश। ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है। तो होप्स आपने वीडियो पूरा देखा होगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।